एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 3 आरंभिक नगर। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है, क्योंकि जो पुराने खंडर घर होते हैं उनके ऊपर प्राचीन समय के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमें मिल सकती है। उस समय की नक्काशी मिल सकती है, उस समय की कला के हमें सुंदर दृश्य देखने को मिल सकते हैं। इसी क्रम में आती है पहले हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है जहां से ईंटें अच्छी मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाने में सहायता मिली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, तो बहुत ही पुराना समय था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, तभी तो हमें इतिहास की बहुत सारी काम की जानकारी मिलेगी, अन्यथा कैसे प्राप्त होगी वो। इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में से कई को 2 या इससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज भी उनकी दीवारें खड़ी रही है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे जिसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। तो देखो, ये यहाँ पर मानचित्र का एक हिस्सा दर्शाया गया है जहाँ पर आरंभिक नगर मिले थे। कौन सा है? हड़प्पा है। यहाँ पर हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, कलबंगा है, ढूंढड़ो है, धोलावीरा है, सुरकोतवा है, लोथल है। इस तरह के अनेक यहाँ पर नगर इसमें दर्शाए गए हैं, जो कि यहाँ पर कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो देखो, ये महान स्नानागार इस तरह का था। ध्यान से देखो, यहाँ पर ईंटों का बना हुआ है, दोनों तरफ से सीढ़ियां भी लगी हुई है और आसपास ये कमरों का स्थान यहाँ पर है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह पर मैनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था।
यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में क्या तुम्हें कोई अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। एक तो जो पिछले वर्णित अध्याय में हमने पढ़ा था, एक पिट हाउस बनाया जाता था जो जमीन में गड्ढा खोदकर बनाया जाता था। दूसरा ये है कि यहाँ के जो भी घर बनाए जाते थे वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। मतलब उनके अंदर स्नान घर अलग होगा, बीच में चौबारा भी होगा, साइडों में कमरे होंगे। पिछले अध्याय में जो हमने पढ़े उसमें इतनी योजनाएं नहीं होती थी, केवल चौकोर या फिर आयताकार घर के ही संकेत मिले हैं। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज भेजे और दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में भी रहते थे? हाँ, इनमें से जैसे कि कोई भंडारा हो सकता है या फिर शिल्पकार हो सकते हैं। इस तरह के लोग मेहरगढ़ जैसे गांव में भी रहते होंगे। देखो, ये मोहनजोदाड़ो का बनी हुई एक सड़क है तथा उसके आसपास नाले की जगह बनी हुई है, तो इस तरह का होता था। और ये एक कुआं है। ये इधर हड़प्पा की मुहर दी गई है तथा ये कुछ खेल खिलौने दिए गए हैं। यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं पत्थर के बाट, देखो कितने तराशे हुए हैं। शायद इनका उपयोग सोना चांदी इत्यादि कीमती धातुओं को तोलने में किया जाता होगा। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? हाँ, उस समय में भी कुछ धातु का प्रयोग होता होगा। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलिया सूत कताई के संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना और फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। दाढ़ी कितनी अच्छी से दर्शाई गई है। ये कोई विशेष मूर्तिकार ही कर सकता है। देखो, दाढ़ी देख लो, कान देख लो, आंखें भी है। इधर नीचे के में जैसे कपड़े पहनाते हैं उस तरह का डिजाइन बनाया गया है। तो ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई विशेष चित्रकार या मूर्तिकार ही इस प्रकार के कार्य को कर सकता है। तो ये क्या है? विशेषज्ञ का कार्य है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम के प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फिर आता है हमारा फेयोन्स। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयोन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों का चूर्ण या फिर जो सफेद पत्थरों का चूर्ण होता है उसे गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयोन्स से मन के चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फिर कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी
लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। हाँ देखो, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, एक पहिए वाली गाड़ी का खिलौना है। तो जो चीज खिलौना होती है वास्तव में भी असलियत में भी तो होगी। तो वहां पर गाड़ियों का भी प्रयोग, जो पहिए वाली गाड़ी होती थी जिन्हें अक्सर जानवरों के द्वारा चलाया जाता था, वे उपलब्ध थी। दूसरी, ये एक प्रकार की मोहर है। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? घोड़ा गाड़ी का, बैलगाड़ी का, या फिर इस तरह की अन्य जानवरों से चलने वाली वे पहिए वाली गाड़ियों का प्रयोग वे कर सकते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का उपयोग नई बात थी, क्योंकि इससे पहले हल का उपयोग नहीं किया जाता था। हड़प्पा काल में ये नया मिला था। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। देखो, इस तरह के खिलौने वहां पर मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, मतलब कि पानी इकट्ठा किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों का चारा पानी की तलाश के लिए दूर दूर तक उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि यही जगह पर अगर ज्यादा दिनों तक रहेंगे तो वहां का खाना भी खत्म हो जाएगा और वहां का पानी भी। तो खाने के लिए, फिर चारा इकट्ठा करने के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। तथा वे बेल जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नामक नगर बसा है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, क्योंकि हड़प्पा में जितने भी नगर मिले उनमें तो ज्यादातर क्या थे, 2 भागों में विभक्त थे, निचला भाग और एक गर्त वाला भाग। और जबकि धोलावीरा में क्या था, 3 हिस्से में बटे हुए थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में गुदा पाया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें, मुद्रांकन और मुहरबंदी, जो गीले मिट्टी पर दबाने के लिए बनी छाप, मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। तो ये एक बंदरगाह है, इस तरह का लगभग है ये, और इसके ये समुद्र से उधर मिल जाता था। देखो, ये इस तरह का यहाँ पर बंदरगाह दिया है, जो कि अक्सर सामान को ले जाने उतारने का कार्य यहाँ पर होता होगा। लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ पर मिले हैं। मन के मतलब जो मोती होते, कृत्रिम मोती। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरा का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता करो कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है।
स्कूलों की अलग मोहर होती है, कोई पशु चिकित्सक है या कोई डॉक्टर है, उनकी अपनी अलग मोहर होती है। सामान को सील बंद करने के लिए भी उनके ऊपर मोहर लगाए जाते हैं। तो मोहरों के बहुत सारे प्रयोग है। एक तरह से जो प्राचीन समय में मोहर का काम था, उसी तरह का कार्य आज भी होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे मालों का आयात भी काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है किसी को। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसके लिए लकड़ी कहाँ से, जंगलों से आती थी, और धीरे धीरे जंगलों का विनाश इस तरह से हो गया। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। तो ये भी एक मिस्ट्री है कि सारे के सारे नगर एकदम से कैसे नष्ट हो गए, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखे का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, पूरे के पूरे बड़े इतने क्षेत्र में नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अन्यत्र, अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। मिस्र तुम्हें सबको ही पता ही है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। देखो, इस तरह के पिरामिड सबने कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, टीवी में या फिर फोन में, फोटो में देख ही रखे हैं सबने। राजाओं के मरने पर इनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था, ममी। इन शवों को ममी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी, जिनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर सम्मिलित है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत इसी में खर्च किया जाता था। मिस्र के लोगों का मानना था कि परलोक में जाने के बाद भी जीवन की आवश्यकता होती है, तथा वहां पर भी जो सामग्री उनके साथ में दफनाई जाती है वो वहां पर उनके कार्य में आती है। इसीलिए उनके सेवक सेविकाओं, अन्य हीरे जवाहरात जैसे बहुत सारी धन दौलत को उनके साथ में दफनाया जाता था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की आवश्यकता पड़ती होगी? संभवतः नहीं। उपयोगी शब्द। नगर। नगर एक ऐसा स्थान होता है जो एक किसी पैटर्न पर बनाया गया हो। नगर दुर्ग। जो नगर, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को दो हिस्सों में बांटा जाता था। जो ऊपरी हिस्सा होता था उसको नगर दुर्ग कहा जाता था। शासक, राजा को शासक कहते हैं। लिपिक, कलर को कहते हैं जो सारा लेखा जोखा रखता है। मोहर एक छाप होती है जो कि पत्थरों की बनाई जाती थी। शिल्पकार ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी शिल्प में पारंगत हो, जैसे कि भवन निर्माण में हो सकता है, मूर्ति कला में हो सकता है। धातु, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, ये सारी धातुएं होते हैं। विशेषज्ञ, किसी क्षेत्र में जो विशेष योग्यता हासिल करता है वो उसका विशेषज्ञ कहलाता है। कच्चा माल वे पदार्थ होते हैं जो किसी कार्य के पदार्थ को बनाने में काम आते हैं। जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा, कपास। हल एक उपकरण होता है जो खेत जोतने के कार्य में आता है। सिंचाई, खेतों को सींचना या फिर खेतों में जल की पूर्ति कराना सिंचाई कहलाता है। अब आता है, आओ याद करें। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था? उन्हें ज्ञात हुआ क्योंकि वहां पर उन्हें कपास के कपड़ों के अवशेष मिले थे। निम्नलिखित को सुमेल करो। तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान से आई थी, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाए जाते थे। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे?
क्योंकि जो हड़प्पा के लोग थे धातुओं से बर्तन बनाते थे, धातुओं से आभूषण बनाते थे, हथियार भी बनाते थे। तो इसलिए धातुएं भी, लेखन भी और पहिए पहिए और हल का कार्य क्या था, खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, तो किसान के लिए महत्वपूर्ण थे। पहिए किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए, जैसे बैलगाड़ी होगी चलाने के लिए पहिए का निर्माण किया जाता होगा, तो पहिए इस तरह से महत्वपूर्ण थे। लेखन के द्वारा वे कोई अपनी सूचना छपवा सकते थे, मोहरों का निर्माण लेखन से ही होता था। तो धातुएं, लेखन, पहिया और हल ये सारे के सारे उनके लिए महत्वपूर्ण थे। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले की जाती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। तो मेहरगढ़ क्या था, प्रथम गांव था जहाँ पर 7000 साल पहले भी कपास की खेती की जाती थी। नगरों का आरंभ कब हुआ, 4700 वर्ष पूर्व। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई, 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब हुआ था, 2500 साल पहले। तो सबसे पहला नगर कौन सा यहाँ पे मिला था, हड़प्पा, और उसके बाद कब, 2500 साल पहले अन्य नगरों का विकास होना शुरू हुआ था। आओ चर्चा करें। इस अध्याय में पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। उनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे। मिट्टी के जानवर है, फिर गाड़ी है, इस तरह के अनेक खिलौने मिले जिनमें से खिलौना गाड़ी को बच्चे ज्यादा पसंद करते होंगे। हड़प्पा के लोगों के भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते होगे, निशान लगाकर बताओ। तो ये रही हड़प्पा के भोजन सामग्री की सूची। इनसे अलावा भी होती होगी, लेकिन इनका प्रयोग हम आज भी करते हैं सभी का। हड़प्पा के किसान और पशुपालक का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा उसमें किसान में पशुपालक केवल अपने भोजन की दृष्टि से फसलों को उगाते थे, उनको बेचने का कार्य नहीं करते थे। किंतु हड़प्पा सभ्यता में नकदी फसलों को भी उगाया जाता था तथा वे इसके बदले में वे अन्य वस्तुओं को बदल लेते थे शहरों में जाकर। तो अध्याय नंबर 3 आरंभिक नगर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।